तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ आईएमएफ। उसमें सबसे मेन चीज है हार्ड करेंसी। किस कंट्री के करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया जाए, ये आईएमएफ तय करता है। तो बात हम लोग शुरू करें आईएमएफ। अब हार्ड करेंसी का कंसेप्ट क्यों आया, पहले समझो। हर एक के पीछे कारण होता है, हर एक के पीछे कारण होता है। क्या बिना हार्ड करेंसी के वर्ल्ड ट्रेड पॉसिबल है, हां या ना? क्योंकि अभी करंट पे आप देख रहे होगे कि कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। यानी डॉलर, बात हो रही है डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से मुक्ति पाया जाए और लोकल करेंसी में हम क्या करें, ट्रेड करें। इंडिया में रशिया रूबल हुआ, रशिया रूबल, रुपी रूबल ट्रेड, सॉरी, ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये पहले भी हो चुका है 1953 में, लेकिन फ्लॉप कर गया। और अभी जो है जोर शोर से शुरू हुआ लेकिन फिर फ्लॉप कर गया। जो भी कारण है वो बात की बात है। तो क्वेश्चन है व्हाई हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब ये नहीं कि दे आर मेड ऑफ मेटल, नहीं कि मेटल से बना है, सिंबॉलिक है। तो पहले आप समझे हार्ड करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। छोटा छोटा एग्जांपल लेके आप बड़ी चीजों को समझेंगे। मैं बहुत पुराने समय पे जा रहा हूं। एक सिस्टम था, उसका नाम था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। बिल्कुल सुना होगा। उसमें क्या होता था, गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान। तो आपके हिसाब से ये कैसा सिस्टम था, अच्छा या बुरा, गुड और बैड? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड और बैड? ओके, यू सेड बैड। एवरीथिंग हैज टू साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप बैड कहेंगे तो मैं कहूंगा गुड, और आप कहेंगे गुड तो मैं कहूंगा बैड। आप सबने बैड कहा है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम का सबसे जो खूबी था कि उसमें देयर वाज नो चांस ऑफ एनी इन्फ्लेशन, महंगाई का कोई स्कोप नहीं था। एग्री विथ मी, यस और नो? बार्टर सिस्टम में नो चांस ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन बार्टर सिस्टम ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड सिस्टम। कारण देखो, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, यानी जिसको आप बेचते थे उसी से आपको खरीदना पड़ता था। यानी आपका जो बायर था वही आपका सेलर भी था। यानी जिसको सामान के बदले सामान, आपने सामान दिया, सामान बेचा, बदले में सामान लिया, आपने सामान खरीदा। यानी आपका बायर और सेलर दोनों एक ही व्यक्ति होते थे। और इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड अ पर्सन हु कुड बी योर सुटेबल बायर और सेलर। मुश्किल होता होगा। एक एग्जाम्पल से समझे हम लोग, उससे समझ में आ जाएगा। बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े मतलब जिनके जेब में खूब सारा पैसा है, बड़े लोग तो हमेशा रहे, आज भी हैं, जैसे आप लोग बार्टर सिस्टम के दौरान भी रहे होंगे। तो आज के डेट में जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका मोड ऑफ कन्वेंस क्या है? तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते होंगे। आज के दिन में तो आधे ट्रक के बराबर कार आ चुका है, एसयूवी, लग्जरी कार। लेकिन जब बार्टर सिस्टम रहा होगा तो बड़े लोग जो होंगे जमींदार टाइप से, उनकी सवारी क्या होगी, क्या रही होगी? जब बार्टर सिस्टम रहा होगा उस वक्त तो कुछ लोग बड़े लोग रहे होंगे ना, तो उनका जो मोड ऑफ कन्वेंस है वो क्या रहा होगा? सत्यजीत ने कहा हॉर्स। हॉर्स सत्यजीत नहीं, हॉर्स पे कभी बैठोगे ना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो हॉर्स का यूज जो है ट्रेडर्स करते थे। तो मे बी कार्ट, कार्ट मतलब रथ होता है। एलिफेंट ले लो, एलिफेंट के ऊपर बैठना आसान होता है। तो मान के चलो आप एक बड़े आदमी थे और आपके पास एक हाथी था। कुछ दिनों के बाद आपने तय किया कि हाथी को बेच करके बदले में गाय खरीदा जाए। तो एक हाथी पे एक गाय चलेगा, हाँ या ना? नहीं चलेगा, सबने मना कर दिया। तो एक हाथी पे कितना गाय चाहिए ये भी बता दो। आपने मना कर दिया, एक हाथी के बदले एक गाय नहीं चलेगा, तो कितना गाय चलेगा? क्या होगा रेशियो? कोई कहता है 4, कोई कहता है 5। ये डिपेंड करता है दोनों के क्वालिटी पे कि किस क्वालिटी का हाथी आपके पास है और बदले में जो गाय आपको चाहिए वो किस क्वालिटी का। तो लेट अस गो फॉर 1:5, 1:5। आप खुद सोच के देखिए कितना मुश्किल आता होगा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको ना सिर्फ बदले में जिसको ना सिर्फ एक हाथी चाहिए बल्कि बदले में वो 5 गाय देने को तैयार हो। क्या ये काम बहुत ही मुश्किल आता होगा? क्या ये काम बहुत ही मुश्किल आता होगा? आंसर यस। कैसे लोग मैनेज करते थे मेरे समझ से बाहर है।
लेकिन भारत के लोग इसी में एक्सपर्ट हैं, जुगाड़ू में, तो ये मैनेज करते थे। इसके लिए क्या होता था कि लोकल विलेज में, गांव में क्या होता था कि वीकली एक मार्केट लगता था जिसको कहते थे हाट। आज भी देखोगे हाट, तो हाट में सारे लोग पहुंचते थे, कुछ मिडिलमैन होते थे और वही जो है नेगोशिएट करते थे। कैसे मैनेज करते थे मेरी समझ से बाहर है। वो जो हाट का कंसेप्ट है वो अभी भी है और उसका शहरीकरण हो चुका है। आप जिस शहर में रहते हैं वहां भी देखते होंगे कि वीकली कहीं पे संडे मार्केट है, कहीं पे सैटरडे मार्केट है, कहीं पे मंडे मार्केट है, वो उसी का शहरीकरण है। अब बार्टर सिस्टम में ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, व्यापार की मात्रा बहुत कम थी, व्यापार की गति धीमी थी और जो व्यापार था वो लोकल लेवल तक ही सीमित था, लोकल लेवल तक ही सीमित था। देन के मनी, मनी को आप डिफाइन करते हो, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी विनिमय का साधन है। तो जैसे ही मनी आया ना, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। और पहले जो आपके बायर और सेलर दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, दोनों दे गॉट सेपरेटेड, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और मनी के कारण आज आप देखोगे आपके पास कुछ बेचने को है, किसी को बेच सकते हो, बदले में क्या मिलता है? मनी। और उस पैसे से आप अपनी जरूरत का सामान किसी तीसरे व्यक्ति से खरीद सकते हो। तो बिकॉज ऑफ मनी, बायर एंड सेलर बोथ गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जब मनी का कंसेप्ट आया तो न सिर्फ व्यापार की मात्रा बढ़ी, व्यापार की गति बढ़ी और व्यापार जो लोकल लेवल तक सीमित था उसको क्रॉस करके ये राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया। मनी हेल्प ट्रेड टू फ्लरिश। और यही कारण है कि आज आपका हेड ऑफिस मुंबई में है और पूरे इंडिया में आप ट्रेड करो। ऐसा होता है, अब तो पूरे दुनिया में ट्रेड होता है। तो यू आर इन मुंबई, आपका मुंबई में हेड ऑफिस है और पूरे दुनिया में आपके ब्रांचेज है, पूरे इंडिया में आप ट्रेड करते हो। इट हैज बीन मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी। क्या बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल था? आंसर है नहीं। तो मनी के कारण देखो क्या हुआ, व्यापार की मात्रा बढ़ी, गति बढ़ी और जो पहले लोकल लेवल तक सीमित था उसको उसने क्रॉस किया और राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। ठीक है, उसके बाद उससे भी बड़ा कंसेप्ट आया इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसमें दो और अधिक कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कंसेप्ट आया तो देन वी स्टार्टेड फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हाट वी यूज्ड टू फेस ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम। यानी जो बार्टर सिस्टम में जो हम प्रॉब्लम फेस करते थे वही प्रॉब्लम जो है हमने शुरू किया फेस करना जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कंसेप्ट आया। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है, हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। एक एग्जांपल से आप समझिए, इंडियन करेंसी रुपए, रशियन करेंसी रूबल। अब इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है तो इंडिया विल हैव टू पे, इंडिया पे करेगी। डोंट से डॉलर, डॉलर के बीच मत लाओ। अब इंडिया के पास क्या क्या विकल्प है रशिया को पे करने का? इंडिया रशिया से कहता है एक्सेप्ट गुड्स फॉर गुड्स, आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सेप्ट करें। क्या रशिया गुड्स एक्सेप्ट करेगा? और अगर रशिया गुड्स एक्सेप्ट करेगा तो यह भी तो बार्टर सिस्टम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रशिया को चाहिए वो इंडिया के पास नहीं है, तो रशिया वोंट बी एक्सेप्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। तब इंडिया के पास दूसरा विकल्प है, जो रशिया से कहता है कि तब आप मेरी करेंसी रुपया एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्या रशिया रुपया एक्सेप्ट करेगा, हां या ना? दिस इज द क्वेश्चन। विल रशिया एक्सेप्ट रूपी, यस और नो? आपने कहा नो, दैट इज करेक्ट आंसर। अभी पे करंट पे मत जाना, रूपी रूबल ट्रेड। अगर रशिया रुपया एक्सेप्ट करेगा तो रशिया उस रुपी को तभी यूज कर पाएगा जब रशिया इंडिया से खरीदे, यानी फिर बार्टर सिस्टम, जिसको बेचा उससे खरीद रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशिया को जो चाहिए वो इंडिया के पास नहीं है, तो रशिया रुपया एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। रुपये लेके मैं क्या करूंगा? क्योंकि अभी जो रूपी रूबल ट्रेड जो है ना, इसके फ्लॉप होने का यही कारण है कि रशिया के पास जो है, हमारा रशिया का एक्सपोर्ट कम है और रशिया का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है। तो रशिया के पास इंडियन करेंसी रुपी जमा हो गया है, अब रुपये का क्या करेगा? बेकार है उसके लिए। वो तभी इसको बढ़ावा देगा जब रुपये का एक्सेप्टेंस ग्लोबली हो।
इसलिए भारत सरकार काम कर रही है, 18 देशों में रुपये का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, तब तो रशिया रुपये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रशिया जो है उस रुपये को यूज कर पाएगा जब किसी अन्य देश से खरीदेगा। तो मान लो रशिया ने रुपया एक्सेप्ट कर लिया, और जो रशिया को चाहिए वो अमेरिका के पास है। अब रशिया अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है और अमेरिका को रुपया देने को तैयार है। क्या अमेरिका रुपया एक्सेप्ट करेगा? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि पॉसिबल है अमेरिका का इंडिया के साथ कोई ट्रेड ही ना हो। तो बात इंडिया और रशिया की नहीं है। अगर रशिया को लगता है, जब रशिया हमें सामान भेज रहा है, अगर रशिया को लगता है कि इंडिया का जो मोड ऑफ पेमेंट है वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो रशिया हो सकता है इंडिया को एक्सपोर्ट करने से मना कर दे। क्या पॉसिबल है? रशिया जब इंडिया को सामान बेच रहा है और अगर रशिया को लगता है कि इंडिया का जो मोड ऑफ पेमेंट है उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो क्या रशिया जो है इंडिया को गुड्स बेचने से मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बात इंडिया और रशिया की नहीं है। जब भी कोई दो कंट्री, क्योंकि हर एक कंट्री करेंसी अलग है, जब भी कोई दो कंट्री आपस में ट्रेड करेगा तो सेम प्रॉब्लम होगा। और ये जो है वर्ल्ड ट्रेड के प्रमोशन में ये सबसे बड़ी बाधा है। पेमेंट का सिस्टम क्या होगा? हाउ टू मेक द पेमेंट? आई रिपीट द सेंटेंस अगेन। आई टुक द एग्जांपल ऑफ इंडिया रशिया। कोई भी दो देश जब आपस में ट्रेड करेगा तो प्रॉब्लम भुगतान का ही होगा कि किस करेंसी में भुगतान हो। और डू यू थिंक इट्स अ गुड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड? ये जो भुगतान संबंधी समस्या है, क्या ये वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने से रोकेगा, हां या ना? वर्ल्ड ट्रेड के प्रमोशन में ये सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल बाधा है, बिल्कुल बाधा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड जब तक प्रमोट नहीं होगा पूरे दुनिया में तरक्की नहीं होगी। इसका दो ही समाधान है, दो ही समाधान है। तो मैं दोनों आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, एक एक करके बताइए सही है कि नहीं। पहला ऑप्शन है लेट अस गो फॉर ग्लोबल करेंसी, यानी पूरी दुनिया की करेंसी एक ही हो, एक ही करेंसी पूरी दुनिया में चलेगा। क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? पूरी दुनिया की एक ही करेंसी हो तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही है। इसमें बहुत तरह की समस्या होगी कि भाई जो है कौन सा कंट्री प्रिंट करेगा, कौन सा कंट्री नोट छापेगा, मशीन किस कंट्री में होगा। और डेवलप कंट्रीज, उनका जो डोमिनेंस है हमारे से गरीब देशों पे, वो खत्म हो जाएगा। ये वो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली और भी समस्या है। अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ हमारे देश ऐसे हैं दुनिया में जो सारा काम दाम छोड़ करके नोट छापने में ही लगे रहेंगे, जिसमें हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पता ही आपको। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तब दूसरा समाधान क्या है कि लेट अस गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ हार्ड करेंसी। कुछ जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत कंट्री है, कुछ कंट्री के करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया जाए, जिसका मतलब आपने लिखा अभी तक कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी। और कोई भी कंट्री जब आपस में व्यापार करेगा तो इसी करेंसी में भुगतान होगा। आई होप कि सेकेंड ऑप्शन पहले से बेहतर है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है कि लेट अस गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ हार्ड करेंसी, कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी, और दैट वाज द ओनली सॉल्यूशन। अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करें तो बिना हार्ड करेंसी के कंसेप्ट के वर्ल्ड ट्रेड कैन नॉट बी प्रमोटेड। एंड देन केम द कंसेप्ट ऑफ हार्ड करेंसी, कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी। यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? अब हार्ड करेंसी देखो शुरू से क्या हुआ है। पहली बार क्या हुआ, 5 कंट्री के करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया फर्स्ट टाइम। मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूं, फिर देखो कैसे कैसे चेंज हुआ। बिकॉज मैं बार बार कर रहा हूं कि करंट इज नथिंग, इट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। ओके, तो शुरुआती दौर में 5 कंट्री के करेंसी को हार्ड करेंसी दर्जा दिया गया। डॉलर किसका? अमेरिका का डॉलर फर्स्ट। देन सेकेंड कंट्री जापान, जापान का येन। उसके बाद ब्रिटेन का पाउंड। फोर्थ इज जर्मनी, जर्मनी की करेंसी इट वाज मार्क। और 5वां फ्रांस की करेंसी इट वाज फ्रैंक, FRANC। आप कहेंगे यूरो, यूरो की कहानी बात की है। देखो शुरुआत कैसे हुआ।
तो 5 कंट्री की करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया। जरा इस 5 कंट्री को देखो, क्या ये आज के डेवलप कंट्री हैं? क्या ये आज के डेवलप कंट्री हैं, हां या ना? बिल्कुल है। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो क्या ये बहुत ही ताकतवर देश थे? जिनके पास ताकत था, अमेरिका था ही, जापान भी था और यूरोप के 3 कंट्री। ये हिस्ट्री का चीज है, आप बेहतर जानते हो। तो ये उस वक्त के ताकतवर देश भी थे। तो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन्होंने अपनी करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया। इसमें सबसे ज्यादा जो वेट दिया गया, भार दिया गया अमेरिकन डॉलर को। अब इस 5 कंट्री को फिर से आप देखें। पहला कंट्री है अमेरिका। जब भी आप वर्ड यूज करेंगे एग्जाम में, इट्स नॉट डॉलर, अमेरिकन डॉलर, क्योंकि डॉलर इज द करेंसी ऑफ मेनी कंट्रीज। जैसे सिंगापुर का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, न्यूजीलैंड का डॉलर है, तो ऑलवेज यू से अमेरिकन डॉलर। सेकेंड कंट्री है एशिया का, जापान, और बाकी 3 कंट्री जो हैं वो है यूरोप के, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो। ठीक है, इन्होंने अपनी करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया। लेकिन यहां पे अमेरिका ने एक गेम खेला ब्रेटन वुड में। जब 1930 में, ये थोड़ा ध्यान से देखो, 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूरोप में, महामंदी, पूरे यूरोपियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। और कहा जाता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में कहा जाता है कि शायद कोई इंडस्ट्री ऐसा होगा जो ओपन होगा, पूरा बंद हो गया। यानी वहीं पे हमारे जैसे जो देश हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनकी आजादी की नींव पड़ गई उसी वक्त। इसके बाद वो समय था कि ब्रिटेन का अस्त हो रहा था, अमेरिका का उदय हो रहा था। अमेरिका ने क्या किया कि पूरे दुनिया के बाजारों से गोल्ड खरीदा और अपना गोल्ड रिजर्व जो है उसने बनाया। और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है, 8,133। और उसने कहा कि हम अपनी करेंसी डॉलर को क्या करेंगे, गोल्ड से पेग करेंगे। पेग सिस्टम, जरा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। हम अपनी करेंसी को क्या करेंगे, गोल्ड के साथ लिंक करेंगे। पेग सिस्टम, करेंसी ऑफ यूएसए वाज पेग्ड विथ गोल्ड। गोल्ड के बारे में आज हमने पढ़ा कि गोल्ड इज द सेफेस्ट कमोडिटी ऑन द अर्थ। ठीक है, गोल्ड जिसके पास है वो सेफ है। और कहा भी जाता है कि घर में अगर सोना है तो घर सेफ है। ये अलग बात है, आज के डेट में घर अनसेफ भी हो गए हैं, वो अलग कारण से। और कंट्री में अगर गोल्ड है तो कंट्री सेफ है। गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री, दे आर टोटली कंफर्टेबल। उनके ऊपर डॉलर का कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज इन द इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड इज एट पार विद डॉलर। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड टू एनी करेंसी। बल्कि इस तरह के जो कंट्री हैं, वेन एवर दे आर इंपोर्टिंग, सो दे आर मेकिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो अमेरिकन ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय बाजार से गोल्ड खरीदा और गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। और ब्रेटन वुड में उसने कहा कि हम अपने सिस्टम को, ये करेंसी को गोल्ड के साथ पेग करेंगे। PEGGED पेग सिस्टम बोलते हैं, गोल्ड के साथ लिंक करेंगे। यानी गोल्ड सिस्टम की बात किया उसने। अब ये होता क्या है पहले समझो। अब जैसे मान लो भारत की बात करें, आरबीआई नोट छापती है, तो 100 रुपए का नोट है। नोट को आपने अच्छी तरह देखा होगा। तो आरबीआई जो नोट छापती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये आरबीआई या भारत सरकार की बात करें, ये उसका एसेट है या उसकी लायबिलिटी है? आरबीआई जो नोट छापती है वो उसका एसेट है या उसकी लायबिलिटी है? ये मैंने आपसे पूछा। तो पंकज ने कहा लायबिलिटी, योगेश ने कहा एसेट। ठीक है, कुछ लोग लायबिलिटी, किरण ने कहा लायबिलिटी। तो जो नोट्स प्रिंटेड बाय द आरबीआई, इट इज इस लायबिलिटी, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। आपने ढंग से कभी पढ़ा नहीं होगा, लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹100। मैं धारक जिसके पास है को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। अब ये जो नोट है 100 रुपए का, वो तो कागज का टुकड़ा है ना, कागज का टुकड़ा है। तो उसमें आखिर ऐसा क्या है कि इतने बड़े कागज के टुकड़े का 100 रुपया मूल्य है? यहां तो 10 रुपया में लंबा चौड़ा न्यूज़पेपर आ जाता है। तो ये जो प्रॉमिस किया गया है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, यानी प्रॉमिस किया गया आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये जो वचन है, ठीक है, वही उसका वैल्यू है। टेक्निकली इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट
अब पेग सिस्टम में क्या होता है जरा देखो, अगर आरबीआई कहती है कि हम गोल्ड सिस्टम पे जाएंगे तो इसका मतलब क्या, देखो गोल्ड सिस्टम सबसे बेहतर सिस्टम मानाता है, और अगर कोई कंट्री गोल्ड सिस्टम को अपनाता है उस करेंसी का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होता है। मान लो आज आरबीआई ने 100 रुपए का नोट छापा, मुझे मान लो आरबीआई मान लो, ठीक है, मैंने 100 रुपए का नोट छापा, तो जितने के बराबर मैंने नोट छापा उतने के बराबर मुझे गोल्ड रखना पड़ेगा रिजर्व में। यानी इस नोट को छापने का जो बेस है वो गोल्ड है। यानी दिस नोट वॉज पेग्ड विथ व्हाट, गोल्ड। गोल्ड के साथ इसको लिंक किया गया। जितने के बराबर नोट आरबीआई ने छापा उतने के बराबर गोल्ड को रिजर्व में रखा गया। अब ये जो नोट आरबीआई ने प्रिंट किया उसकी लायबिलिटी है। अब ये नोट आपके पास है, तो आपके लिए क्या है, आपका एसेट है। और इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के पास जो 100 रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है ये आपका है, उस पर आपका क्लेम है, एंड दैट कंस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द करेंसी। आपने 100 रुपए का नोट अपने मित्र को दे दिया, अब इस गोल्ड पे आपके मित्र का क्या होगा, क्लेम होगा। दिस प्रिंटिंग ऑफ नोट्स हैज बीन पेग्ड विथ लिंक विथ सम कमोडिटी एंड द कमोडिटी इज गोल्ड। तो इसका मतलब चूंकि आपके पास जो 100 रुपया है तो उतने के बराबर गोल्ड आरबीआई के पास जो पड़ा हुआ है उस पे आपका लीगल क्लेम है, आप उसके मालिक हो। सो दैट विल गिव यू द एक्सेप्टेंस ऑफ द करेंसी। उस करेंसी का एक्सेप्टेंस क्या होगा, जो पेग किया गया है, प्रिंट किया गया है अगेंस्ट द डॉलर। बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर सेंट्रल बैंक ने गोल्ड सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है, तो उस करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? उस करेंसी के प्रति जो ट्रस्ट है लोगों का बढ़ेगा। दैट्स वेरी गुड। तो अमेरिकन ने कहा कि भाई हम लोग जो है जो नोट छापेंगे, पेग सिस्टम, उसको पेग किया गया, लिंक किया गया किससे, गोल्ड से। लेकिन पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि शुरू के 20 साल अमेरिकन ने गोल्ड खरीदा, अपना रिजर्व एक्युमुलेट किया, और उसके बाद जो है बाकी जो अमेरिकन किस पे गए, पेग सिस्टम, और बाकी जो कंट्री थी उन्होंने अपनाया फिएट करेंसी। नाम सुना होगा फिएट करेंसी, यानी जिसको किसी कमोडिटी के साथ लिंक नहीं किया जाता है, सिर्फ जो वचन है ना वही, जो जुबान की वैल्यू है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, फिएट करेंसी है। जितने के बराबर नोट आरबीआई छापती है बदले में कोई कमोडिटी या गोल्ड रिजर्व रखती है। वो जो सरकार की क्या कहोगे वचन है ना, उसी का वैल्यू है। इसको कहते हैं ना, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे जुबान का वैल्यू है, तो वही बात है। ओके, तो करेंसी का एक्सेप्टेंस जो है वो किस में ज्यादा होगा, पेग सिस्टम में या फिएट करेंसी? दोनों मंत्र समझ में आ गया? किसी भी करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है किस में ज्यादा होगा, पेग सिस्टम में या फिएट करेंसी में? तो डेफिनेटली पेग सिस्टम। तो अमेरिकन ने पूरा होमवर्क किया, और सेकेंड ये महामंदी के बाद अमेरिका ने पूरे दुनिया से गोल्ड खरीदा, अपना गोल्ड रिजर्व बनाया। ब्रिटेन वुड हुआ अमेरिका में, और अमेरिकन ने कहा कि हम अपनी करेंसी को क्या करेंगे, पेग करेंगे गोल्ड के साथ, ठीक है। और बाकी जो देश थे उन्होंने फिएट करेंसी को अपनाया। ब्रिटेन वुड ओवर, फेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज रिटन। जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, जो अमेरिका की है वही यूरोप के देशों की है, टू डोमिनेट। अब इसके बाद यह हुआ कि सिंस अमेरिकन सिस्टम वॉज पेग सिस्टम, अमेरिकन डॉलर का जो डिमांड है वो बढ़ता चला गया। कारण समझ में आ रहा होगा, इट वॉज गोल्ड सिस्टम। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकन डॉलर स्टार्टेड डोमिनेट करना शुरू किया। डॉलर की मांग बढ़ गई, और 70 के दशक तक आते आते पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड का 80 से 85% जो भुगतान है ना, 80 से 85% जो भुगतान है वो डॉलर में हो रहा है। कारण इट वॉज पेग सिस्टम। और डॉलर के मुकाबले यूरोप के जो 3 कंट्री हैं उनकी करेंसी बहुत ही वीक हो गई। उनके करेंसी में ट्रेड बहुत कम होने लगा।
उनका जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो घट गया एंड अमेरिकन डॉलर का एक्सेप्टेंस बढ़ गया, बिकॉज यू नो दे वेंट फॉर पेग सिस्टम। पेग सिस्टम। अब भारत की बात करें, थोड़ा करेंसी लिंक करो। कैन इंडिया गो फॉर, अभी आपने सुना होगा कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद भारत सरकार जो है रुपये के एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाह रही है। 18 देशों में इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंडियन करेंसी आज भी फिएट करेंसी है। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंडियन करेंसी का कब बढ़ेगा? इंडियन करेंसी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो है वो कब बढ़ेगा? अगर इंडिया जो है पेग विथ गोल्ड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि इंडिया डू नॉट प्रोड्यूस एनी गोल्ड। इंडिया में गोल्ड का उत्पादन नहीं होता है। जितने भी गोल्ड हमारे देश में आता है हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम गोल्ड सिस्टम पे जाएंगे तो पहले गोल्ड इंपोर्ट करना होगा। ऑलरेडी गोल्ड के इंपोर्ट ने बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। भारत के जो हाउस वाइफ हैं उनके पास 25,000 मेट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है, और अमेरिका के पास कितना है? तो 8,100 मेट्रिक टन, यानी उसका 3 गुना। अगर हमारे घरों में जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो आरबीआई के पास चला जाए तो क्या आरबीआई जो है गोल्ड सिस्टम पे जा सकता है? एक इमेजिनरी कंसेप्ट मान चलो, यस। तब क्या होगा? ग्लोबल मार्केट में इंडियन करेंसी के साथ क्या होगा ये बताओ? तब क्या होगा? अगर ऐसा हो कि भारत के जो हाउस वाइफ हैं ये हमारे घरों का सोना सारा गोल्ड में ये आरबीआई पर चला जाए, और आरबीआई फिर जो है फिएट करेंसी से किस पे चला जाए? पेग पे चला जाए, गोल्ड सिस्टम। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का एक्सेप्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और बहुत जल्द जैसे ही 50 कंट्री उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑफिशियली हमारी करेंसी भी हार्ड करेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे और इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए उसके करेंसी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। करेंसी कमजोर होगा तो इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें इमेजिनरी है, ठीक है, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। इतना तो हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि होता क्या है, होता क्या है। तो अमेरिकन डॉलर स्टार्टेड डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड। 70 के दशक तक आते आते वी रियलाइज कि तकरीबन 80 से 85% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो किसमें फाइनेंस हो रहा है? डॉलर में। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले जो खास करके यूरोप की 3 कंट्रियां हैं, 3 करेंसी है, वो बहुत ही कमजोर हो गई, बहुत ही कमजोर हो गई। तब आया 1974, मैं करेक्ट हूं, साल से सही है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन, उसने कहा कि अब हम जो अपने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर रहे हैं, यानी डॉलर को हम जो है पिंक सिस्टम से हम फिएट करेंसी में कन्वर्ट करें। यानी अब जो नोट छपेगा डॉलर, तो बदले में गोल्ड जो है हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अमेरिकन सरकार की जुबान ही बहुत ज्यादा है। डॉलर गोल्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी हमारी करेंसी पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है, पूरी दुनिया में हमारी करेंसी की मांग बहुत ज्यादा है। तो फिर हमारी सरकार का जो वचन है ना वही पर्याप्त है, हम गोल्ड नहीं रखेंगे। एक तरह से कह सकते हो ही बिकेम एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट, या ऐसे कह लो एक तरह से घमंड वाली बात हो गई। तो डॉलर को डीलिंक कर दिया गया गोल्ड से एट द टाइम ऑफ निक्सन। इसलिए आप पेपर में पढ़ते हो ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड का ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेटन वुड का ब्रेकडाउन हो गया। तो जब अमेरिका मूव किया 1974, टाइम एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, तो अमेरिका ने पेग सिस्टम को छोड़ के फिएट करेंसी पे आ गए। लेकिन उस वक्त अमेरिकन डॉलर का डिमांड अपने पीक पे था, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले ये जो बाकी, मैं जापान को छोड़ देता हूं, ये बाकी जो 3 यूरोप के कंट्री हैं जिनकी मानसिकता भी सेम है टू डोमिनेट, तो ये इनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। क्योंकि मानसिकता चाहे अमेरिका के हो या यूरोप के देशों के हो, मेंटलिटी रिमेनिंग सेम टू डोमिनेट। अब इनका क्या था बेसिकली कि कहां वो अकेला और कहां हम 3, फिर भी अकेला हम तीनों पे भारी पड़ गया। ये इनके फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण था। तो कहावत है एकता में बल है, एकता में बल है। जैसे ही अमेरिका पेग सिस्टम से फिएट करेंसी में गया, इनके लिए 1971 इस वक्त डॉलर का डिमांड अपने पीक पे था, और डॉलर के मुकाबले बाकी जो 3 यूरोप के कंट्री हैं
अगस्त 1971। अब उस वक्त मैंने कहा डॉलर का डिमांड पीक पे था। जैसे ही अमेरिकन सरकार ने फिएट करेंसी पे मूव किया तो यूरोप के जो 3 कंट्री थे उनके लिए उम्मीद की किरण जगी कि सही समय आया है कि डॉलर के मुकाबले हम अपनी करेंसी को मजबूत करें। लेकिन वही बात है, कहां वो एक अकेला, कहां हम 3, फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन कहावत है एकता में बल है, एकता में बल है। तो फिर उन्होंने 70 के दशक के आखिरी में, आई होप कि यहां भी समय में थोड़ा आगे पीछे, 1978, इन्होंने जो है 27 देशों का समूह बनाया, नाम दिया यूरोपियन यूनियन। समय भी चेक कर लेना, 1978 27 देशों का समूह बना, नाम दिया यूरोपियन यूनियन। ये लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन बनाने का मकसद यह है कि हम यूरोप के कंट्री जो है आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करेंगे। लेकिन जो हकीकत था वो थोड़ा डिफरेंट था। हकीकत ये था कि जब हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो मिलकर मुकाबला करें। तो पर्पस ये था कि यूरोपियन यूनियन का एक नया करेंसी तैयार होगा, हुआ भी, नाम दिया यूरो। और यूरो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर से मुकाबला करेगी। तो यूरो आया। जैसे ही यूरो आया, कोई समय बता सकता है यूरोपियन यूनियन का? 1978 मेरे ख्याल से है। देखो साल आगे पीछे का हो सकता है। 1978 ओके, ब्रेटन वुड ब्रेकडाउन के बाद हुआ। तो यूरो जब आया तो आईएमएफ ने यूरो को नई करेंसी के तौर पे क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो 5 से बढ़ के हार्ड करेंसी 6 हो गए। लेकिन जैसे ही यूरो आया, जर्मनी और फ्रांस ने अपने करेंसी को छोड़ दिया। अब यूरोपियन यूनियन का नया कौन आ गया? यूरो आ गया। जैसे ही यूरो आया, फ्रांस और जर्मनी ने अपनी करेंसी को गिव अप कर दिया। यानी अब फ्रांस और जर्मनी में आपको यूरो ही मिलेगा, मार्क और फ्रैंक खत्म हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि ब्रिटेन जो है यह भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, लेकिन इसने अपने करेंसी को गिव अप नहीं किया। फिर से देखो, यूरोपियन यूनियन में पहले ब्रिटेन भी था ना। तो जब यूरो का कंसेप्ट आया, यूरो को नए हार्ड करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, तो फ्रांस और जर्मनी ने अपनी करेंसी को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन ब्रिटेन ने अपने करेंसी को गिव अप नहीं किया। यानी अगर आप ब्रिटेन जाते थे तो आपको यूरो भी मिलता और पाउंड मिलता है। क्या कारण था कि ब्रिटेन ने अपने करेंसी का त्याग नहीं किया? कोई बता सकता है आप में से? जर्मनी और फ्रांस ने तो अपनी करेंसी छोड़ दी, लेकिन ब्रिटेन ने अपने करेंसी पाउंड को कंटिन्यू किया। व्हाट मे बी द रीजन? व्हाट मे बी द रीजन? देखो, रीजन वही है, डोमिनेंस। शायद आपको यूरोपियन यूनियन की कहानी पता हो। ब्रिटेन जो है उसने आधे दुनिया पे रूल किया है, तो मानसिकता सेम है। तो प्रॉब्लम ब्रिटेन के साथ क्या था कि ब्रिटेन कुड नॉट डोमिनेट द प्रोसीडिंग एट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन डोमिनेट नहीं कर पाया। यूरोपियन यूनियन इन मेनली डोमिनेटेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी, मेनली जर्मनी, उसका फ्रांस। ब्रिटेन वहां पे प्रोसीडिंग्स को डोमिनेट नहीं कर पाया, और ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। तो ब्रिटिशर्स जो थे, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हमें यूरोपियन यूनियन से फिर बाहर हो जाना चाहिए। और शायद आपको जानकारी हो, 2015 में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और या तो 52% है या 54% है, कोई एक चेक कर लेना, कि 52% ऑफ द ब्रिटिशर्स दे वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रेक्जिट, यानी हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए। और 2020 तक ब्रिटेन पूरी तरह से उससे बाहर हो चुका है। कुछ भी नहीं बदला है, सबके पीछे एक ही है माइंडसेट, दे वांट टू डोमिनेट। तो 2015 में यह रेफरेंडम हुआ था, और 2015 में ही आप देखोगे तो चाइनीज करेंसी को आईएमएफ ने नए हार्ड करेंसी का दर्जा दिया। इसका नाम जो है, ऑफिशियल नाम है रेमनिम्बी। रेमनिम्बी ये प्री में आया था। बातचीत बात हम लोग कहते हैं किस नाम से? युआन। तो 2015 में चाइनीज करेंसी युआन, ऑफिशियली रेमनिम्बी, वाज एक्सेप्टेड एज अ न्यू हार्ड करेंसी। और हमने 5 से शुरुआत की थी, आज भी 5 है, आज भी 5 है। ऑफिशियली 5 करेंसीज
they are called hard currency. American dollar, yen of Japan, pound of Britain, euro of European Union and yuan of China. तो हम 5 से चले थे और आज भी 5 है. लेकिन टिल टुडे अमेरिकन डॉलर इज डोमिनेटिंग. डॉलर ने शुरू से ही डोमिनेट किया है और आज भी वर्ल्ड ट्रेड का 80 से 85% जो है वो डॉलर में ही फाइनेंस होता है. आज भी सच इज द डोमिनेंस ऑफ अमेरिकन डॉलर. कहा जाता है कि जेब में डॉलर हो और जुबान पे अंग्रेजी हो तभी ग्लोबलाइजेशन, फ्री मूवमेंट. यस, दैट इज करेक्ट. और डॉलर का डिमांड जो है वो हमेशा बाकी करेंसी की तुलना में ज्यादा रहता है. क्या कारण है? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इट हैज बीन डिजाइन इन सच ए मैनर कि वो हमेशा अमेरिकन डॉलर के फेवर में काम करता है. जितना बुरा समय आएगा, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में है डॉलर को फायदा होगा, बुरे कंडीशन में है डॉलर का फायदा होगा. इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है और इससे हम लोग मुक्ति पाना चाहते हैं. तो कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन. डॉलर को खत्म करो. और बहुत से यूरोपियन कंट्री भी इस डॉलर से परेशान है, खास करके उन सारे कंट्री जहां पे डॉलर की किल्लत है, लेकिन अभी तक सफल नहीं मिला है. नेक्स्ट करेंसी दैट इज गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड अगेन. तो क्या लगता है चाइना जितना आगे जा सकता है जा चुका. चाइना की कहानी खत्म है. यूरोप ऐसे ही क्राइसिस में है. तो अगर कोई फ्यूचर में न्यू करेंसी डॉलर के मुकाबले खड़ा हो सकता है तो ओनली वन कंट्री एंड दैट इज कॉल्ड इंडिया. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम क्योंकि इकोनॉमी सच ए डायनामिक थिंग. इकोनॉमी कभी भी रुकता नहीं है. इट इज चेंजिंग ऑल द टाइम. और इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट. और जब ग्रोइंग होगा स्वाभाविक है तो इंडियन करेंसी का एक्सेप्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कोई अगर हेल्प कर सकता है कंट्री को तो भारत की हाउसवाइफ. ठीक है, उनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, अगर वो किसी तरह से आरबीआई में आ जाए और आरबीआई मूव्स टू गोल्ड सिस्टम तो वेरी सून आवर करेंसी विल बी एक्सेप्टेड एज द न्यू हार्ड करेंसी. तो 18 कंट्री ने एक्सेप्ट किया है. उसके बाद ये आंकड़ा रुक गया. शुरू में बहुत फास्ट था, अब रुक गया है. रुक गया है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा तरीका अपना रही है. अब टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस इंडियन गवर्नमेंट ट्राइंग टू प्रमोट यूपीआई.